अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। पाकिस्तान में फाइनेंशियल क्राइम्स का रुझान कई गुना बढ़ गया है और अब जदीद टेक्नोलॉजी के साथ एआई सॉफ्टवेयर्स भी इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो है वो लेन देन किया जा रहा है, जो कि इस वक्त रेगुलेशन के हवाले से पाकिस्तान में ममनू है। और कुछ खबरें ये भी हैं कि हमारे तफ्तीशी इदारों के चंद अफसरान भी, आला अफसरान की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें मुलव्विस पाए गए हैं। बाकायदा जो रिश्वत सतानी है, जो रिश्वत वसूल की जा रही है, वो भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर वसूल की जा रही है। और ये खबरें जो है वो मीडिया के ऊपर भी जीनत बनी। और हद यह है कि पाकिस्तान के मारूफ प्रॉपर्टी टाइकून जो हैं उनको भी एक ईमेल मिली है, ये रैंसम ईमेल, और इसमें उनसे 50 बिटकॉइन जो है वो तलब किए गए। ये 50 बिटकॉइन जो है इनकी मालियत 1 अरब 97 करोड़ रुपए है। ये सब क्या हो रहा है और इससे महफूज किस तरह से रहा जा सकता है और इसमें नाम की कोई चीज़ है या नहीं, बहुत सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अपना गेस्ट पैनल आपसे तारुफ कराचा चलूँ। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अफजल नदीम डोगर साहब। बहुत शुक्रिया डोगर साहब आपके वक्त का। उनके साथ बैरिस्टर सारा आसिम खान माहिर कानून हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सारा आपका भी बहुत शुक्रिया। और स्काइप पे हमें ज्वाइन किया है चौधरी काशिफ तालिब ने, जो कि टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट हैं। चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। डोगर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये अचानक पाकिस्तान में जो रुझान बढ़ा है, जो क्रिप्टो में डील, उसमें ट्रेडिंग, और उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है कि रिश्वत जो है वो भी अब वसूल की जा रही है। जिन लोगों को पकड़ा जाता है गैर कानूनी तिजारती लेन देन में, उनसे रिश्वत जो है इसमें वसूल की जा रही है। क्या इसमें है, कुछ बताइएगा ज़रा। देखिए, हमारी जो क्राइम की दुनिया में अगर मैं कहूँ जर्नलिज्म में, रिपोर्टिंग में, तो हमें एक अरसलान के नाम से जो लड़के से डकैती हुई, उसके किडनैप किया गया। ये हालिया केस है, हालिया केस हुआ जो मंगोपीर में। उसमें जब उसकी तफ्तीश बढ़ी या उसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व हुई, तो उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि ये काफ़ी, इसकी जो गंगा है वो बहुत, जो इदारे हैं हमारे, उसमें बह रही है। तो जिसमें आप कहें कि जैसे आपके करप्शन का जिक्र किया, तो मैं कहूँ तो पुलिस के कुछ लोग हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट है इसमें, और बाकायदा अकाउंट्स हैं, वो बाकायदा उसमें जो है अपना, जो मैं कहूँगा कि काला धन ही होगा, कि बाकी तो उनके अकाउंट्स में ही होता है, तो उसको वो करते हैं। और वो मशहूर भी हैं हमारे इस हल्के में कि वो पैसों में, पाकिस्तानी रुपीस में वो लेन देन नहीं करते अपने मामलात का, वो डॉलर्स में लेते हैं, और वो डॉलर्स के ज़रिए ही उनको जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है बिटकॉइन में या दूसरी करेंसीज में, जो वर्चुअल करेंसीज में। तो इसी तरह अगर आप देखेंगे, इससे ज़्यादा तादाद जो है वो ब्यूरोक्रेट्स की है। आपको पता है कि सिंध के जो हालात हैं, कराची की बात करें, ब्यूरोक्रेट्स की एक उससे ज़्यादा तादाद है। जो हमारे प्रोविंशियल लेवल के, मैं कहूँगा, अगर जो हमारे सियासत, ये जो सरकारी अफसरान हैं, उनकी एक बड़ी तादाद है यहाँ। आपने देखा होगा कि सिंध के जो हालात हैं, या ख़ासतौर पे कराची पे लेदे आए दिन होती रहती है कि टूटी सड़कें, ट्रैफिक, और ये हालात पूरा, यानी वो है, इसका जो पैसा है ज़ाहिर है वो कहाँ जा रहा है, बट रहा है। अगर पॉलिटिशियन में बट रहा है तो उसके शरीक जुर्म जो है वो पहले नंबर पर जो आते हैं वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जो अफसरान हैं, बड़े लेवल के, छोटे लेवल के, तमाम किस्म के। तो अब एक्चुअली पहले सिलसिले और थे। पहले क्या था? पहले तो सर वो 5000 का नोट जो है वो बड़ा, पहले 5000 से पहले जो है वो तो कहीं किसी ने प्रॉपर्टी ले रही, कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। जब ये सब चीज़ें FBR में आई हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान में जो हमने कराची में खासतौर पर जो विटनेस किया वो था, सबसे बड़ा एक 5000 का नोट, तो छोटी सी चीज़ है कि एक आपका प्राइस बॉन्ड जो था, जब शुरू किया इन्होंने 40,000 रुपए का, 40,000 का स्टेट बैंक में, तो एक लाइनें लगती थी उसके ऊपर। कोई आम पब्लिक का कोई आदमी एक प्राइस बॉन्ड भी नहीं खरीद सकता था। वो सारे के सारे जो अफसरान देखे जाते थे, उनके कारिंदे वहां जाके वो प्राइस बॉन्ड खरीदते थे, क्योंकि बेनामी था वो, जिसके पास है उसी की मलकियत है। तो 15,000 वाला, 25,000 वाला प्राइस बॉन्ड, 15,000 वाला प्राइस बॉन्ड, ये एक मैं कहता हूँ कि सबसे ज्यादा अगर सोर्स हुआ करती थी इनकी, क्योंकि आपने 2 अरब रुपए की करेंसी इतनी सी, उसमें आपने प्राइस बॉन्ड लिए, और उसका रंग भी अच्छा आ जाता है कि आपने घर पे रखा हुआ है, और उसमें बॉन्ड भी निकल आए, तो वो ब्लैक मनी को वाइट भी कर देते थे। फिर दूसरा जो होता है कि इसी मार्केट के अंदर आप समझते होंगे कि जब प्राइस बॉन्ड निकलते हैं तो गोल्डन मार्केट के जोड़िया बाजार या ये जो इलाके खरीदने वाले होते हैं, हमारे कई पॉलिटिशियन को मैं जानता हूं जो वहां जाकर उनसे बाकायदा उनके बंदे फिक्स थे, वो उनके नाम से प्राइस बॉन्ड जो किसी का इनाम निकला है उससे ज्यादा प्राइस के ऊपर, आज अगर आप लें 15,000 वाला प्राइस बॉन्ड जिसका इनाम निकला हो, तो वो आपको तकरीबन 20% ज्यादा पे
और लोग क्योंकि अब अपनी वो ब्लैक मनी वाइट करने के लिए लोग खरीद, तो ये एक सिलसिला था। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज वाला वो हुआ, जैसे कि मैंने बताया। अब ये जो बिटकॉइन या दूसरी करेंसीज हैं जो इसके जरिए से जो है वो बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं। जी चौधरी साहब, चौधरी तालिब आपकी तरफ आता हूं, ये फरमाइएगा कि ये अचानक किस तरीके से, क्या ये सिर्फ पाकिस्तान में हम देख रहे हैं या पूरी दुनिया में जो है ये रुझान ब्लैक, आप कह लें कि ब्लैक मनी को वाइट करने का ये फरोग पा रहा है तेजी से इसमें? जी शुक्रिया। जी बिल्कुल इमरान साहब, ऐसे ही है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है। और पाकिस्तान, हम एक्चुअली डिजिटली भी पूरी दुनिया से पीछे हैं। तो हमसे पहले मगरब में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं जिसमें ब्लैक मार्केट ने स्पेशली इस क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी में इन्वेस्टमेंट्स की, और जिसकी बेस के ऊपर इसको बहुत फ्लरिश मिला। और आहिस्ता आहिस्ता फिर गवर्नमेंट्स को इसको रेगुलराइज करना पड़ा, क्योंकि देखें क्रिप्टो करेंसीज दो तरह की है, प्राइवेट भी हैं और पब्लिक भी हैं। अब गवर्नमेंट्स खुद आना शुरू हो गई हैं। इवन अमेरिकन सदर ने भी अपना क्रिप्टो कॉइन जो है वो लॉन्च किया है। हमारे हमसाया मुल्क से भी एक लॉन्च हुआ है कॉइन। तो दिस इज़ द न्यू टेक्नोलॉजी जहाँ पे हर एक ने आना है। लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा इशू ये आ गया कि पाकिस्तान में तो हमने बिल्कुल इसको बैन कर दिया है, लेकिन स्टिल जहाँ पे भी इनलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, आपने पैसा आगे पीछे करना है, उसके लिए दिस इज़ द बेस्ट मेथड एट द मोमेंट। और वही जैसे अभी बताया गया कि आपके पास बड़े नोट हैं, तो इसके अंदर तो करेंसी चेंज लाइक आप हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ डॉलर का एक कॉइन आता है, तो आप बहुत आसानी से पैसे इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। और पाकिस्तान में भी बहुत सारे इवन कॉलेजेस के स्टूडेंट से लेकर कॉर्पोरेट लेवल तक लोग जो हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर। ठीक जी, तारा आपकी बैरिस्टर सारा आसिम खान, ये बताइएगा कि क्या इस वक्त प्रेजेंट स्टेटस है पाकिस्तान में? जाहिर है कि इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों को हम डिस्कस करेंगे, इसके बेनिफिट्स भी होने चाहिए, ठीक है, लेकिन सरेदस्त चूंकि ये दुनिया का कोई भी मुल्क, कोई सेंट्रल बैंक इसको रेगुलेट नहीं कर रहा, और इसमें जो पीर टू पीर ट्रांजैक्शंस है इसकी, वो एक बहुत बड़ा अट्रैक्टिव, एक उसकी अट्रैक्शन है कि पाकिस्तान में मैं बैठ के और अमेरिका में अपने किसी दोस्त के वॉलेट के अंदर डिजिटल ट्रांसफर कर दूं, कोई सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व नहीं है। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग की एक बड़ी प्राइम एग्जाम्पल है, बहुत प्राइम उसकी। आप क्या कहती हैं, किस तरह से इस वक्त हमारे यहाँ रेगुलेटर्स इसको देख रहे हैं? जी, मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा क्रिप्टो करेंसी नारकोटिक्स को ख़रीदने के लिए भी यूज़ होती है, और टेररिज्म में जो वेपन्स इस्तेमाल होते हैं उसको भी ख़रीदने के लिए यूज़ होता है। करंटली द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़ कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी इन पाकिस्तान, and it will be used, it is intended then to be used to purchase goods and services and to pay debts, and any unauthorized use of the currency will be will be monitored by the state bank, because then the state bank is going to be into the channels. Right now we are not into the channels, because right now we don't have any regulating laws regarding cryptocurrency. ठीक, डोगर साहब, अब बात सारी यहाँ पर है कि बेशक इसे कंसिडर किया जा रहा है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कितना आसान होगा और कितना इसमें पेचीदगियाँ होंगी, क्योंकि इसकी जो मेन अट्रैक्शन है वो यही है कि जनाब आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होती। पाकिस्तान में तो एक रुझान ये है कि आप ज़्यादा पैसे देकर और टैक्स नेट से बाहर रहते हैं, ठीक है, जो फाइलर और नॉन फाइलर वाला जो झुंझुना हम बजाते रहते हैं उसकी प्राइम एग्जाम्पल है। तो दुनिया में कोई सेंट्रल बैंक इसको रेगुलेट नहीं कर रहा। पाकिस्तान में आप समझते हैं कि एक तो ये रुझान बताइएगा, क्योंकि कुछ ऐसा भी पता चला कि जनाब बहुत हैवी लेवल के ऊपर जनाब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो बिला आखिर कहीं ना कहीं जाके इसको रेगुलेट करना होगा या मानना होगा। मैं जब ऊपर लेवल पे मैं देखता हूँ ना कि आपके अगर मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म का बेटा इस क्रिप्टो करेंसी के लेन देन का एक बहुत बड़ा लेवल का जो है वो सेटअप चला रहा है, और इसी तरीके से आप अगर कह सकते हैं कि पाकिस्तान में और बड़ी तादाद है लोगों की जो ये सारा काम कर रहे हैं, तो चांसेस तो हैं। आपका असेंबली में भी, सेनेट में भी शायद इस पर डिस्कशन हो चुकी है, इसको लीगल करने के लिए बात हो रही है। जहाँ बात थी कि अगर इलीगल भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम देखें इस करेंसी के हवाले से कोई ऐसा नोटिफिकेशन मौजूद नहीं है, यानी ना तो ये कभी इसको गैर कानूनी डिक्लेयर किया गया है और किसी लेवल पे इसको चूंकि रेगुलेट नहीं कर रहा, लिहाजा ये हाई रिस्क बिजनेस है। जो कोई भी ये काम करता है वो सारा नुकसान उसके अपने सर है, नफा नुकसान।
ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उसमें कुछ भी नहीं है। कल हमने जो प्रोग्राम किया उसमें एक कंपनी है IGIL और एक और कंपनी है, उन्होंने 10 करोड़ का चूना लगाया लोगों को, 10 करोड़ का। कैन यू बिलीव? शायद वो बैन हुआ है जिनके ऊपर वो। जी, और उसके बाद जो है उनके वो गायब हो गए सारे। तो हमारे यहाँ तो अब जाहिर है कि जब पैसा है तो वो कहीं ना कहीं तो लोग इन्वेस्ट करेंगे। ये तो आप एक डिजिटल करेंसीज की बात कर रहे हैं, उसमें एक चूना लगा दिया। आपके अगर पास्ट देखें 20, 30, 40 साल पहले, ये तो डबल शाह, पता नहीं कौन कौन से शाह, क्या कुछ नहीं इस कौम के साथ पाकिस्तान में मल्टी लेवल मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये वो सब चीजें चल रही हैं। लेकिन इस करेंसी के हवाले से मैं थोड़ा सा वो हूँ कि शायद कभी ना कभी, क्योंकि हमारी नजर होती है किसी बिल पे, असेंबली पे, कि वहां से क्या पास होने लगा है, क्या कानून बनने लगा है, कि एक एकदम आप देखते हैं कि अगर बहुत बड़ी तादाद में गैर मुल्की गाड़ियां ये लोग अपने पास रख लेते हैं या मंगवा लेते हैं, उसके बाद उसको अचानक से एक स्कीम लाते हैं कि चंद 6 महीने की 8-10 दिन की स्कीम देते हैं और अपनी तमाम गाड़ियां इंसेंटिवाइज करते हैं, वो क्लियर हो जाती है ना, उसके बाद दोबारा लिहाजा जो अगर साबिक वजीर आजम का बेटा अगर ये बहुत बड़ा सेटअप चला रहा है आपका क्रिप्टो का, यदि इस तरह के सेटअप का, और उसके आसपास कितने लोग होंगे जो नहीं ये सारा कुछ कर रहे, तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में सोच तो पड़ेगी इनको। फिर बात ये कि इनकी इन्वेस्टमेंट बहुत है इधर, तो कौन चाहेगा कि उसकी इन्वेस्टमेंट अल्टीमेटली देखना ये होगा कि SECP क्या कहता है और सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से क्या करता है। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद भी कुछ और चीजें इसी हवाले से हम जानेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। चौधरी काशिफ तालिब साहब, ये फरमाइएगा कि इसकी जो ट्रांजैक्शन होती है किसी लेवल पे इसको जाके ट्रैक किया जा सकता है, स्पेशली जो ब्लॉकचेन, वो रिकॉर्डेड तो होती है लेकिन उसको एक्सेस करना, उसको एनालाइज करना ऑलमोस्ट नामुमकिन चीज है। तो कुछ हो सकता है इसमें कि नहीं? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। करेंसीज दो तरह की होती हैं, ब्लॉकचेन्स पब्लिक होती हैं और प्राइवेट होती हैं। जो पब्लिक ब्लॉकचेन्स हैं उसके अंदर तो मैकेनिज्म, चूंकि वो रेगुलेटेड होती हैं, तो उसमें तो मैकेनिज्म अवेलेबल होता है कि अप टू सम एक्सटेंड उसको ट्रेस किया जा सकता है। लेकिन जो प्राइवेट ब्लॉकचेन के ऊपर करेंसीज बनी हुई हैं, उनको ट्रैक करना और उनको ट्रेस करना, वो समहाउ वो बिल्कुल जो है ना नामुमकिन हो जाता है। तो एजेंसी स्टिल दे आर यूजिंग कपल ऑफ एनालिटिकल टूल्स जिसके जरिए वो इसको ट्रेस करने की कोशिश करती हैं, उनको कहीं ना कहीं कामयाबी मिल जाती है। लेकिन इसकी जो ज़्यादातर जो इसकी फोरेंसिक और बाकी सारा कुछ है वही कन्वेंशनल है कि लोगों को पकड़ा जाता है, वहाँ से ट्रेस होती हैं, फिर आगे चीज़ चलती है। टेक्नोलॉजी को ट्रेस करना और उसको हैक करना वो काफ़ी मुश्किल काम है। ठीक है, आपने शुरू में कहा था कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप जब आए, जिस दिन उन्होंने अपना ओहदा सदारत संभाला, उससे पहले डॉलर ट्रंप के नाम से और डॉलर मिलेनिया के नाम से जो है वो मीम कॉइन लेकर आए थे और वो रातों रात जो है बिलियंस में चला गया था। लेकिन वो सिर्फ एक ट्रेंड है, वो फिजिकल उसका कोई बेनिफिट नहीं है, वो सिर्फ एक ट्रेंड है। तो ये इसके ऊपर भी थोड़ी सी जरा बताइएगा हमें। जी देखिए, इसको हमें ना देखना पड़ेगा कन्वेंशनल स्टॉक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जिस तरह कन्वेंशनल स्टॉक जो है वो ट्रेंड करते हैं स्पेकुलेशंस के ऊपर या ट्रेंड्स के ऊपर, तो इसी तरह क्रिप्टो भी जो है इट्स अगेन अ कमोडिटी या करेंसी आप इसको के तौर पे लेते हैं। तो ये स्पेकुलेशंस के ऊपर, फेम के ऊपर, ट्रेंड्स के ऊपर। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमें बहुत नोट करनी पड़ेगी कि इसके अंदर रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हर बंदा जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। सर हाई रिस्क, उतना ही रिस्क भी तो है सर। वो रिस्क तो है लेकिन रिटर्न भी तो हाई है ना। हाँ। तो वो तो हाई रिटर्न की वजह से लोग फिर हाई रिस्क लेना एक्सेप्ट कर जाते हैं। ठीक है, की बात। उसके बाद जब लुट-पुट जाते हैं तो फिर रोना धोना होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल देखिए, आप स्टॉक एक्सचेंज में चले जाएं, जो बड़ी मछली हैं वो हमेशा सेफ रहती हैं, हाँ। जो छोटी मछली हैं वो हमेशा नुकसान उठाती हैं। तो इसी तरह दुनिया में कोई भी बिजनेस होगा, चाहे वो इनलीगल हो या लीगल हो, कुछ भी हो, उसमें जो बड़े शार्क्स हैं वो हमेशा सेफ रहते हैं, बिकॉज दे प्ले सेफ एंड साउंड। वेयरएज द स्मॉल जो ट्रेंड सेटर्स हैं या स्मॉल बायर्स हैं वो हमेशा नुकसान उठाते हैं, बिकॉज उनके कंट्रोल में चीजें नहीं होती। तो इसलिए जब तक इसको हम रेगुलेट नहीं करेंगे किसी तरीके से, पाकिस्तान में लोगों को कोई ना कोई तो वे आउट देना है ना, ताकि वो इलीगल एक्टिविटीज को कंट्रोल करें। और चूंकि ये सारा का सारा पैसा बाहर की तरफ है, तो मनी लॉन्ड्रिंग में पाकिस्तान से मैक्सिमम मनी लॉन्ड्रिंग इस वक्त इसके अंदर हो रही है, डिजिटल करेंसीज के अंदर। और उसमें हर किस्म का पैसा है, उसमें नारकोटिक्स का पैसा है, उसमें रिश्वत का पैसा है, उसमें नहीं। तो एक बात ये बताइए काशिफ साहब, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसमें बड़ी मुश्किल से उसकी ग्रे लिस्ट से हम निकले
और वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग AFL और उनके जो लॉज हैं बहुत ज्यादा उसके ऊपर वो फोकस करता है। तो कितनी जरूरत है फिर पाकिस्तान को बहुत तेजी के साथ इस चीज के अंदर आए और अगर रेगुलेशंस वगैरह बनानी है, क्योंकि पोटेंशियल तो ये कहा जा रहा है कि मेरे ख्याल से कोई 25 अरब डॉलर की कुछ शायद ट्रेडिंग हुई है पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी के अंदर। जी, ये सारी स्पेकुलेशंस हैं, बिकॉज नोबडी नोज एक्चुअली व्हाट हैपेंड, कितने बिल्कुल। लोग जा रहे हैं, कितने लोग। लेकिन मैंने आपको बताया कि मेरे नॉलेज में ये है कि स्टूडेंट लेवल के ऊपर जो बच्चे हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड है या पेरेंट्स के यूज करते हैं, दे आर बाइंग क्रिप्टोज, जिसमें बाइनेंस के नाम से एक एप्लीकेशन है, ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं लोग यहाँ पे। जिस तरह अभी डोगर साहब ने भी बताया कि कुछ लोग, बड़े लोग यहाँ पे बैठ के बिजनेस भी कर रहे हैं, उसकी ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करते हैं, इलीगली कंट्रोल करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि स्मॉल लेवल स्केल के ऊपर भी ये सारी सर्विसेज स्टूडेंट लेवल्स को पे भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज रेट ऑफ रिटर्न इज वेरी हाई। तो हमें फेटअप के साथ बड़ी मुश्किल से निकले हैं, लेकिन डेफिनेटली अभी पाकिस्तान की ट्रेसेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से स्टिल वी आर मेंटेनिंग द प्रोसेस। लेकिन हमें इस सेगमेंट को भी देखना पड़ेगा और इसे रेगुलेट करना पड़ेगा। अगर इसको इसी तरह हम अनटैप छोड़ देंगे, जिस तरह स्टेट बैंक सिर्फ एक सर्कुलर कर देता है और उसमें कहता है जी बैंक जो है वो अलाउड नहीं है कि वो डिजिटल करेंसी का पैसा आ सके या जा सके उन वॉलेट्स में या उन एक्सचेंजेस को आप पैसा भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, तो ये तो मसले का हल नहीं है ना, इसमें तो आंखें बंद करने वाली बात। ठीक है डोगर साहब, जो सबसे बड़ा नुकसान है इस वक्त पाकिस्तान का, क्योंकि इस वक्त जो ड्राइव चल रही है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए चल रही है, आपकी जो ग्रे इकोनॉमी है उसको ख़त्म करने के हवाले से बात करिए, आपको टैक्स बेस को बढ़ाने की, लेकिन ये जितना भी लोग काम कर रहे हैं वो सब टैक्स एग्जम्प्टेड है, एग्जम्प्टेड नहीं है, वो टैक्स नेट के अंदर है ही नहीं। तो ये कितना बड़ा नुकसान है? देखिए, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा नुकसान है। अगर आप बात करते हैं कि भी क्रिप्टो की, तो इसमें जितने भी लेन देन हो रहा है वो पाकिस्तान में तो हो ही नहीं रहा है। जरा बताया ना इसी केस से, ये जो अभी जो हालिया जो केस जो हुआ है, कितना कमा रहा था ये बंदा? क्या देखिए, इसके तो 2-3 चीज़ें थी। एक तो ये क्रिप्टो के वैसे ही इसकी इन्वेस्टमेंट के अंदर कमा रहा था, बाकी ये तो एक लेक्चर भी देता था ऑनलाइन, और लेक्चर के जरिए जो इनकम हो रही थी, मैंने उनसे पूछा कि आप उसकी टैक्स कहाँ दे रहे हैं? उसका कोई टैक्स नहीं है। तो मे भी यानी अगर टैक्स पेयर ही नहीं है तो कहाँ देंगे आप पाकिस्तान में? वो सारी चीज़ें थी। जहाँ तक आपने ना कि ये आपके पास अगर क्रिप्टो में कुछ या किसी उसमें वैलेट के अंदर पैसे मौजूद हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो नजर नहीं आ रहे। तो अगर आप चाहते हैं उसको, 5-10 मिनट का खेल है ये, तो आपके बैंक के जो पाकिस्तानी बैंक अकाउंट्स हैं तमाम में ट्रांसफर ये हो जाते हैं। जैसे उसके अरसलान के साथ हुआ, उनको गन पॉइंट पे लिया, उसके पासवर्ड लिए, उसका मोबाइल लिया, एक एक्सपर्ट उनके साथ पुलिस वालों के साथ मौजूद था, उसने वो तमाम पैसे मुख्तलिफ वैलेट में ट्रांसफर किए। फिर उन वैलेट से आगे उसने 15 के करीब पाकिस्तानी बैंक 13 पाकिस्तानी बैंक अकाउंट थे जिनके अंदर वो रकम ट्रांसफर की। अच्छा, फिर वो ट्रांसफर हुई रकम वहां से उन अकाउंट से कहीं सऊदी अरब, कहीं चाइना, कहीं कहां, जहां जहां उनके अपने कोई जानने वाले थे उनको उसने ट्रांसफर की, ताकि इसका कोई रूट ना मिले। लेकिन ये सारा रूट मिल गया। ना सिर्फ उसमें रूट मिला, बल्कि वहां से पैसे जो है वो रिवर्स भी होना शुरू हुए। अच्छा, कुछ तो वो खुद भी जाहिर एक्सपर्ट है, उसने खुद बैठ के अपना वही मोबाइल फोन, उसी जो उनके साथ मिला हुआ था क्रिप्टो का, जो जिसके अकाउंट वगैरह थे, उसी के मोबाइल लेके उसने अपनी तकरीबन 50% से ज्यादा जो अमाउंट थी लूटी गई वो रिवर्स भी कर ली। अच्छा, कुछ ब्लॉक करा दी उसने। जब ब्लॉक हुई तो ब्लॉक होने के बाद उसका कहां से गई थी, जब एक्सपर्टीज है, वही चल सकता है। उसने वहीं उसकी तकरीबन आधी से ज्यादा रकम जो है वो उसका रिवर्स हो गई उसके अकाउंट्स में। ठीक, अब ये बताइएगा, पहले तो मैं आपकी तरफ आता हूं कि ये जो एक एबनॉर्मल मूव होती है किसी भी बैंक के अंदर ट्रांजैक्शंस के हवाले से, कुछ लीगल फ्रेमवर्क यहां पर भी तो होना चाहिए कि बैंक जी द स्टेट बैंक, लाइक आई सेड अर्लियर, कि स्टेट बैंक जो है अभी प्रपोजल कंसिडर कर रहा है इसको रेगुलेट करने के लिए। उसके अलावा हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज एक्टिव हो सकती है। कुछ तरीके होते हैं ट्रैक करने के इस तरह के ट्रांजैक्शंस। अभी हम डेवलपिंग स्टेजेस पे हैं। जैसे कि हम ब्लॉकचेन एनालिसिस की बात कर रहे थे। उसके अलावा नो योर कस्टमर KYC भी यूज़ होता है, इन विच बट हियर डोंट नो योर कस्टमर, यहाँ पर तो ये है ना, इसकी जो ब्यूटी है वो यही है। जब आप बाइनेंस यूज करते हैं तो आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड मिलता है। यू आर द ओनर ऑफ योर ओन वॉल्ट। यू कैन मूव मनी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कोई उस पर लिमिट नहीं होती है, ठीक है। तो ये KYC के जरिए से आप आइडेंटिफाई हो सकते हैं। ऑफ कोर्स वी नीड अ लिटिल डोगर साहब, बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉज हैं और जो हो रहा है उसमें बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। मिसाल के तौर पे जो हम बात कर रहे हैं, चलें उसको मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले
क्या हमारे जो तफ्तीशी अफसरान हैं, हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो इतनी कैपेबल हैं कि जनाब वो अगर किसी को ट्रैक करती हैं तो फिर इन्वेस्टिगेट करें उसी तरीके से? नहीं, कोई एक भी नहीं। इवन आप अगर साइबर क्राइम में भी बात करें तो साइबर क्राइम में भी कोई एज सच कोई इतने पढ़े लिखे या इस उसके एक्सपर्ट लोग नहीं हैं। एफआईए के अंदर जो नॉर्मल लोग काम कर रहे थे उनको ट्रांसफर कर दिया गया साइबर क्राइम में। इसी तरीके से आप पुलिस की अगर मैं बात करता हूं तो पुलिस में अगर सीएसएस करके अगर आए हैं आला तालीम याफ्ता अगर पढ़े लिखे तो वो आपके बड़े लेवल के अफसरान हैं। तफ्तीश किसने करनी है? इंस्पेक्टर से नीचे लेवल के अफसर ने। अब इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर अगर आप कराची पुलिस की बात करें तो मैं नहीं समझता कि वो इतनी उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो इंटरोगेट कर सके इस तरह के केसेस की। सिर्फ कराची की क्यों बात कर रहे हैं पूरे आप? लाहौर, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का। अब इस केस को ले, इस केस को अगर आप लेते हैं तो इसमें तमाम जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की खुद कंप्लेनर ने की, क्योंकि उनको तो कुछ पता ही नहीं था। उनके मोबाइल फोन लिए, जैसे कि आपने बताया पासवर्ड उनका होता है, अकाउंट होता है, वो अकाउंट खोले, पासवर्ड खोले, ट्रैक देखा कहाँ 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 गया, पूरी एक एक चीज एजुकेट की उसने। उसको न सिर्फ एजुकेट की, इस दौरान उसने अपनी चीजें वो रिवर्स में वो करता रहा। इस दौरान उसने वो जो मेन इनकी एक्सचेंज है वहां पर उनको ब्लॉक करवा दिया। इसी दौरान जो है वो अब तक जो तफ्तीश हो रही है उसमें अगर कोई एसएसपी लेवल पे भी अगर कोई एक्सपर्टी होगी तो मैं समझता हूं ये सारी लर्नर उस कंप्लेनेंट के थ्रू उनको हुई है इस चीज की। ठीक है, चलो वो एक आध केस जो है उससे समझ जाएंगे, सीख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर सवाल ये बनता है चौधरी काशिफ तालिब साहब, जो जाहिर है कि हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग और जो इस मामला को देखते हैं वो इतने टैक्स से भी नहीं है, वो हमें पता है। आप लोगों की तरफ से कभी ऐसा होता है या कभी कुछ के इदारों को मुस्तहकम करने के लिए, उनको एफिशिएंट बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर जो है वो आगे बढ़ा हो और जो आप लोगों की खिदमत ली गई हो? कभी ऐसा होता है? पाकिस्तान में रुझान है कि नहीं है? जी, ऐसा एक्चुअली इदारे के लेवल पे तो नहीं होता, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे ज़रूर है। अगर कहीं किसी के पास कोई केस आया है, लेकिन वो भी आला अफसरान के पास, मेरे साथ कई दफ़ा हो चुका है कि आई हैव बीन रिक्वेस्टेड बाय द एजेंसीज टू हेल्प देम। उसमें फिर हम डेफिनेटली जितनी भी हमारी एक्सपर्टीज़ हैं वी ट्राई टू एक्सप्लेन देम। हम उसमें उनके लिए सारा ट्रेस रूट और बाकी सारी चीज़ें उसको जो भी रिक्वायर्ड होती हैं प्रोवाइड करते हैं। येस, डेफिनेटली कॉर्पोरेट साइड से हम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर हमने काफ़ी सारे इवेंट्स किए हुए हैं जिसके अंदर वहाँ उनको कॉर्पोरेट लेवल पे सारा समझाया जा सके। लेकिन एजेंसीज के अंदर ऐसा कोई मुनज़्ज़म किस्म का निज़ाम नहीं है। लेकिन डेफिनेटली जिस तरह लॉयर्स के पास या बाकी लोगों के पास केसेस आते हैं, दे गो टू द कंसल्टेंट्स एंड गेट हेल्प कि उनको कैसे केस टू केस कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, जब वॉलेट से आपके पैसे निकल जाएंगे तो वो कन्वेंशनल ट्रांजैक्शंस की तरफ आ जाएंगे। जब बैंक्स में चले जाते हैं तो वो सारा का सारा पूरी दुनिया में ट्रेसेबल है। लेकिन एज लॉन्ग एज द मनी इज इन द क्रिप्टो फॉर्मेट, वो उस वक्त उसको ट्रेस करना मुश्किल है। ठीक है, यानी कमर्शियल बैंक्स के अंदर वो गए और वहां से फिर आप उसको ट्रेस भी कर सकते हैं सारी चीजें। यस, वो तो आप देखें, स्टेट बैंक ने भी पाबंदी तो नहीं लगा सकते, लेकिन स्टेट बैंक ने ये कहा है कि जो पैसे पाकिस्तान में आएंगे अगर वो किसी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं या आप यहाँ से भेज रहे हैं और वो ट्रेस हो गए तो उसको आपको वो इट इज इलीगल एक्टिविटी एंड यू हैव टू फेस द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है जी, अकॉर्डिंगली मैं आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक की कॉल है नाज़रीन। एक छोटा सा ब्रेक, भी बात यही होगी कि हम अपने इदारों को किस तरह से मुस्तहकम कर सकते हैं, किस तरह से उनको बहुत इफेक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल चीज़ है और उसमें फॉरेंसिक जो इन्वेस्टिगेशन और ये मामला जो हैं वो बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। बैरिस्टर सारा आसिम खान, बात ये हो रही थी कि इदारों को किस तरह से इफेक्टिव बनाया जा सकता है, और इनिशियली तो आपको बहुत ज़रूरत है कि इस वक्त आप जो है उनमें और लोगों को शामिल करें। आप क्या कहिएगा इसके ऊपर? मैं ऐड करना चाहती हूँ कि कुछ टूल्स यूज़ हो रहे हैं फॉरेन कंट्रीज में ट्रेस करने के लिए क्रिप्टो करेंसी, लाइक Chainalysis, Elliptic एंड Cipher Trace. These are some tools which are being used in foreign countries. हम ऑलरेडी एक डेवलपिंग नेशन है और एक ये क्रिप्टो करेंसी भी एक रिलेटिवली न्यू मेथड ऑफ पेमेंट जो है ना मार्केट के अंदर आया है। लेकिन ये सिर्फ डेवलपिंग कंट्री का नहीं, ये डेवलप्ड इकोनॉमीज का भी बहुत बड़ा मसला है। यस, आई एग्री। लेकिन जब कोई भी नई चीज़ मार्केट में आती है ना, कोई भी साइंस से रिलेटेड हो या इस चीज़ से रिलेटेड हो, तो उसमें ग्लिचेस भी होते हैं और वो एक मतलब उसमें जो है ना
ये कि एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस होते हैं देखिए उसकी। पाकिस्तान 240 मिलियन पीपल की एक आबादी है, और जितना भी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट होगी और जितनी उसमें देर होगी उसको अडेप्ट करने में, ये बेहतरीन एक बड़ी जरखेज मिट्टी होती है क्राइम के हवाले से। अच्छा, हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं और हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, हमें उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए इस चीज़ की। हमें उन्हें टेक्नोलॉजी सावी बनाना चाहिए, टेक सावी बनाना चाहिए, ताकि वो बेशक आप आउटसोर्स करें, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बना के आप आउटसोर्स करें वहां पे। आप आउटसोर्स कर सकते हैं, है ना, ऐसे सीपीएलसी के अंदर इस तरह की हैं चीजें। अच्छा डोगर साहब, अब ये बताइए कि चलें, वो उन्होंने 50% रिकवर कर लिया, आ गए पैसे वापस, मतलब बिटकॉइन वापस, अब टेक्निकली साबित कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो फिर वही नंबर्स हैं, वो रिकवरी क्या हुई? यही एक तनाज़ा बना हुआ है इस केस में, जो हम जिसको फॉलो कर रहे हैं, जिसके उसको हम इस पर्टिकुलर केस में देख रहे हैं। हाँ। उसमें कुछ रिकवरीज जो हैं वो तकरीबन 40% के आसपास उन्होंने, कंप्लेनर ने खुद अपने बैन ब्लॉक करवा के हाँ। तो अपने रिवर्स करवा ली हैं। ओके, तो अब वो केस में तो लिखत में तो आप कह सकते हैं, जो इनकी जुबान में होता है कि लिखा हुआ तो है कि इतने रिकवर हो गए, लेकिन आपका जज कैसे मानेंगे उसको? जज तो बोलेगा लाके दिखाओ कहाँ रिकवरी है। तो केस प्रॉपर्टी बेसिकली कहलाती है जो, तो केस प्रॉपर्टी ना आई ना गई, तो जुर्म कैसे साबित करेंगे फिर आप? इस तरह की एक्सपर्टी मैं समझता, मैं जो बात कर रहा था वो हमारे पास अभी नहीं है, पुलिस के पास नहीं है, आपके कोर्ट के अंदर अभी कोई ऐसी एक्सपर्टी उसको वो नहीं है। यानी कि अभी तो शायद ये सीसीटीवी फुटेज वगैरह अभी काबिल कबूल हो गई है या नहीं, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ये भी एक तनाज़ा था कि सीसीटीवी फुटेज जो विटनेस में नहीं वो होती, सिर्फ तफ्तीशी उस पर डॉक्टर नाउ इसकी वजह से। तो इस टाइप की चीजें हैं। तो इसमें जो मैं समझता हूं कि अब कुछ काफी हलचल पैदा हुई है इस केस के बाद। वो ज़ाहिर है कि हलचल पैदा होगी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, उसको कंसिडरेशन उसकी होगी। चौधरी साहब क्या कहिएगा आप? जाहिर है कि एक आपने ये तो वर्चुअल करेंसी है, और अगर रिकवर हो गई है तो फिर वहां पर सवाल यही उठेगा कि जनाब अगर रिकवरी हुई है तो कहाँ है, उसको दिखाइए, ये आप नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें जनाब। इमरान साहब, ऐसे है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये ज़रूरत पे डिपेंड करता है कि जैसे बाकी चीज़ों की एक ज़रूरत पैदा हुई और उसके अगेंस्ट लेजिस्लेशन की गई और कानून साजी की गई, तो इसमें भी अब जब सामने लोग आए हैं, कुछ केसेस सामने आएंगे और उसके ऊपर फिर लोगों की नज़र आएगी, तो सोसाइटी से लोग जो हैं वो आवाज़ बुलंद करेंगे कि इसके खिलाफ कोई ना कोई कानून साजी की जाए। तो उसको देखने के लिए हमें ऑब्वियसली टेक्निकल साइड को भी देखना है, हमें अपनी एक्सपर्टीज़ को भी इंक्रीज़ करना है, हमें अपने अवेयरनेस को भी क्रिएट करना है कि हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर में अवेयरनेस क्रिएट की जाए, आम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए, ताकि हम इसके फ्रॉड से बच सकें। और फिर अगर किसी के साथ, और इसको हमें लीगलाइज किसी ना किसी लेवल पे जाके करना पड़ेगा। स्टेट बैंक को ने मतलब जैसे बात की जा रही है कि दे आर थिंकिंग टू डू दैट, थिंक टैंक्स जो है वो इस वक्त देख रहे हैं इसको, लेकिन इसको थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर रख नहीं जा सकता। आपके इर्द गिर्द सब कुछ हो रहा है, तो फिर आप विदाउट डिजिटल करेंसी आप उसके बगैर काम नहीं कर सकते। एटलीस्ट रेगुलेट करें ताकि लोग पैसे ला सकें, लीगल चैनल से पैसे ले जा सकें, और इसके ऊपर फिर जो है कानून साजी की जाए और लोगों की को इससे बचाया जा सके, जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं, जो फ्रॉड हो रहे हैं उनसे बचाया जाए। अच्छा, जाते जाते एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, डार्क वेब जो है उसकी क्या फंक्शनिंग है, क्योंकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है इसका क्रिप्टो का उसके अंदर होता है। जी, डार्क वेब जो है वो अनरेगुलेटेड इंटरनेट वेब है आपका, ठीक है। उस वेब के अंदर पहले ही मॉनिटरिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे करेंसी, चूंकि सारी इनलीगल एक्टिविटीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम की जाती हैं, तो उसके लिए दिस इज़ द बेस्ट वे टू ट्रांसफर द मनी फ्रॉम हेयर एंड देयर। तो उसके लिए आप ये बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। जी सारा साहब, अब सारा साहब बात सारी ये है कि डार्क वेब भी है और इसके जितने ज़राए हैं, जितनी इसकी एक्सेप्टेंस है, फिर ये कहते हैं जनाब मार्केट फोर्सेस जो हैं वो डिटरमाइन करती है। मार्केट फोर्सेस क्या है? मार्केट फोर्सेस यही ब्लैक मनी, यही माफिया, यही तो मार्केट फोर्सेस हैं। जो इंसान या जो क्रिमिनल क्रिप्टो करेंसी यूज़ करता है वो कभी कभी एडवर्टाइज़ भी करता है अपने प्रोफेशनल फोरम पे या कोई सोशल मीडिया फोरम पे, वो एडवर्टाइज़ करता है या वो किसी ईमेल में आपको बता देगा। उसके अलावा टिप्स एंड क्यूज़ भी मिलते हैं, कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है एम्प्लॉयज़ से, कंपेटिटर्स से, या हमारे जो इन्फॉर्मेंट्स होते हैं ना वो भी जो है ना आपको क्लूज दे सकते हैं जिसकी बुनियाद पे आप ट्रेस कर सकते हैं कि अल्टीमेटली वो जो क्रिप्टो करेंसी मूव हो रही है वो किस सोर्स से कहाँ पे जा रही है, ओरिजिन क्या है और फिर उसकी डेस्टिनेशन क्या है। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी तो बहुत फिर इसमें काम करना बाकी है। ये पूरा एक एरिया ऐसा है कि जिसमें शायद हम वी आर नोवेयर, हम कहीं पे पर नहीं है।
हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मैं समझता हूँ कि ये इसमें इसी तरह के लोग हायर किए जाएं। जैसे अब इसमें जो एक लड़का जिसने ये तमाम गेम किया कराची वाले केस में, अगर मैं कहूँगा, और अपने आप को बचाया। और अपने आप को बचाया, तो उसने जो जिनके साथ उसका एग्रीमेंट था उठाने वाला पिकअप का, तो वो पुलिस वाले थे। तो पुलिस वालों को तो उसने ये बताया कि टोटल $40,000 का गेम है इसके पास, मैं उसमें से 40,000 में से हम इतना इतना डिवाइड कर लेंगे। और उसने वो 40,000 जो रिकवर करते हुए जब उसने दूसरे वॉलेट उसके देखे हैं, तो उसके अंदर कोई 3 लाख और भी थे। उनको किसी को नहीं पता था। उसने $3 लाख जो थे वो अपने अकाउंट्स में और इधर उधर कर दिए। उनको उसने $40,000 का हिसाब देके फारिग कर दिया, पुलिस वालों को। तो मैं समझता हूँ तो नहीं, तो बाद में उसका क्या असर हुआ होगा, बात का बताइए ना। अब जब एक्चुअल कहानी सामने आई, जब इसने केस रजिस्टर्ड कराया, फिर जो इन्वेस्टिगेशन हुई, तो उसमें उनको पता लगा कि चूना तो पुलिस वालों को लग गया। लेकिन मैं समझता हूं कि हम उधर सारा ये एक्सपर्टीज का गेम है। इस तरह के एक्सपर्ट लोगों को गवर्नमेंट को चाहिए, उनको अगर वो क्रिमिनल हैं या कुछ हैं, वो उनका दिमाग है, उनको पॉजिटिव उसमें यूज करें, उनको एक सेल बनाएं पूरा पाकिस्तान लेवल का, जिसके अंदर इस तरह के केसेस जो है वो ये इस तरह के जो लोग हैं वो एक्सपर्टी के साथ हैंडल करें और उनकी हेल्प करें। जी चौधरी साहब, क्या कहिएगा आप? यहाँ पर इसी तरह के लोगों को मिला के उनके तजर्बे से फायदा उठा के कोई चीज जो है वो आगे बढ़ाई जा सकती है इन पॉजिटिव वे, मैं कह रहा हूँ। जी बिल्कुल, इसमें हम सारी सोसाइटी को मिलके बैठना पड़ेगा, तमाम स्टेक होल्डर्स को, और इसको रेगुलराइज करना पड़ेगा और इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी स्कूलों, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, इदारों में, चैम्बर्स में, ताकि लोगों को किस तरह की अवेयरनेस? सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी क्या है, उसके बाद आपको नुकसान कैसे हो सकता है, ये सेफ है नहीं है, लीगल है नहीं है, इससे कैसे, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या प्रॉपर चैनल, क्या सेफ वेज हैं इन्वेस्टमेंट के, और अगर आपने इनसे बचना है थेफ्ट से तो कैसे बच सकते हैं, आपकी प्रोटेक्शन क्या है। देखिए ना, इसकी वे आउट तो ये ना, आपके एक मोबाइल फोन के अंदर एक ऐप है एंड एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। मोबाइल फोन तक किसी की रसाई है और वो उसके पास आपका आइडेंटिटी आ गई तो ही कैन मेक द ट्रांजैक्शंस, जिस तरह ये भी केस भी डिस्कस किया जा रहा है। तो उसकी वजह से ये सारी अवेयरनेस हमें पहले बतानी पड़ेगी, और फिर लोगों में शऊर जब आएगा तो फिर पाकिस्तान के अंदर राह हमवार होगी कि हम यहाँ लोकली इसको रेगुलराइज करेंगे, तो फिर चीजें मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो डोगर साहब, बजाय इसके कि हम तशहीर करें क्रिप्टो की, हम तशहीर करें इस पूरे, इसको एडवर्टाइज किया जाए, लोगों को बताया जाए कि ये करेंसी है क्या, ये ट्रेडिंग है क्या, इसके क्या क्या टूल्स होने चाहिए, इसमें नुकसानात क्या हैं और इसके फायदे क्या हैं। आप एग्री करते हैं? बिल्कुल। जिस तरह हम नारकोटिक्स को बैन करते हैं, हम कहते हैं सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़िर है, लेकिन हम तशहीर तो कर रहे हैं ना, बता रहे हैं ना कि इसकी तरफ नहीं जाएं, ये नुकसान देती है। जी डोगर साहब, तो करें सर आगे आपका पॉइंट आ गया, सर आपका पॉइंट आ गया। जी डोगर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों को बिल्कुल इसी तरीके से बताना भी चाहिए। दूसरा ये कि लोगों को इसके बारे में एजुकेट भी करना चाहिए। आज से कुछ चंद साल पहले तक मैं अपना जो बैंक का जो ऐप है, ऐप के थ्रू बैंकिंग नहीं करता था। 10 साल पहले जब मैंने स्टार्ट की, अब उसकी सिक्योरिटीज़ वगैरह फीचर सारे मैंने सीखे, उसके बाद आज मैं महफूज हूँ। मैं अपने बिलिंग एवरीथिंग सब जो ट्रांजैक्शन, मुझे नहीं पता कि आखिरी चेक मैंने बैंक में कब भेजा था, मैं सारी ट्रांजैक्शन उसी ऐप के थ्रू करता हूँ। मैं समझता हूँ कि इसको इसी की ये आगे वसत है, जैसे कि चौधरी साहब बता रहे थे। और आप ये भी कह रहे हैं कि जनाब ये क्रिप्टो का जो लेन देन है, इसमें हमारे जो है ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो यकीनन सियासतदान भी होंगे, वो भी इसमें। सियासतदान की तो ज्यादा बड़ी तादाद है ना, उसी तरह से ऊपर जिस तरह करप्शन का आप समझते हैं कि एक लेवल है, नीचे सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियरी है करप्ट सोसाइटी का या करप्शन का, वो तो आपका पॉलिटिशियन है। ठीक, नीचे तो सिर्फ वो कमीशन वगैरह ही मिलता है इन लोगों को, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनका हम नाम ले रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कराची स्टूडियो में बैरिस्टर सारा आसिम खान, अफजल नदीम डोगर साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, और चौधरी काशिफ तालिब भी हमारे साथ मौजूद थे। बात सिर्फ इतनी है कि नई टेक्नोलॉजी ज़रूर है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो है, इससे पूरी दुनिया में इश्यूज़ हैं। पूरी दुनिया का कोई सेंट्रल बैंक इसको रेगुलेट नहीं कर रहा, तो हमें भी देखना चाहिए कि कौन कौन जो है वो आगे बढ़ रहा है। इसमें कानून साजी की ज़रूरत है, और इसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है जो रास्त इक़दाम हो, उसके बाद ही हम इसमें आएँ। और आवाम जो है वो उसके लिए भी ज़रूरी है कि जनाब बहुत ज़्यादा कॉशियस अप्रोच हो। चाहे आपका पैसा है, आप कुछ भी करें, लेकिन फिर जब नुकसान होता है तो फिर वो 10-10 घर जो है दरवाजे खटखटा के बताया जाता है। तो आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।